चलिए नेक्स्ट, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ रिंग। तो रिंग के लिए क्या डिफाइन होगा? लैम्डा, सिग्मा या रो? लैम्डा डिफाइन होगा। क्या होगा लैम्डा इसका? मास अपॉन लेंथ। लेंथ कितनी होगी? अब रिंग का एलिमेंट, रिंग में एलिमेंट कैसे लेते हैं? रिंग में एलिमेंट लेते हैं ऐसे, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लेते हैं। ये डी थीटा का एलिमेंट, ये है एलिमेंट। ये जो ब्लू कलर से ये जिग जैग किया है, ये एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है वो एलिमेंट क्या होगा? पॉइंट एलिमेंट ही होगा। पॉइंट एलिमेंट होगा। तो यहाँ एलिमेंट पॉइंट एलिमेंट ही होगा, थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट हमने लिया है। इस पॉइंट एलिमेंट का मास लिखें। मास डीएम होगा लैम्डा इंटू डीएक्स। लैम्डा होगा एम अपॉन पाई आर, और डीएक्स होगा आर डी थीटा। डीएक्स मतलब बेसिकली ये लेंथ, ये इसकी लेंथ, ये कितनी होगी? आर डी थीटा। एंगल सॉरी आर्क लेंथ, आर डी थीटा। आर से गया आर, तो डीएम बराबर कितना आ गया? एम अपॉन पाई डी थीटा। ऐसे डीएम आ गया। अब डीएम आ गया तो अब अपन एक्स यू एम लगाएंगे। अच्छा, इसमें सॉल्व करने से पहले सोच के बता कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होना चाहिए। सब लोग क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए सेंटर, कहाँ पे होना चाहिए सेंटर? जैसे अगर ये रिंग है, तो जैसे अगर पूरी रिंग होती तो सेंटर ऑफ मास कहाँ होता? सेंटर पे। अब नीचे की रिंग गायब कर दी तो सेंटर ऑफ मास अब ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, है ना? और अगर आप ऐसे देखो तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सिमिट्री है। मतलब जो सेंटर ऑफ मास होगा वो बिल्कुल सिमेट्रिकल लाइन पे यहाँ कहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, है ना? ऐसा देख के समझ के सोच के। बाकी अपन सॉल्व तो करेंगे। एक्स यू एम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन डीएम एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। डीएम की वैल्यू क्या रखेंगे? ये रखेंगे एम पाई डी थीटा, एम अपॉन पाई डी थीटा। अब डीएक्स की वैल्यू रखनी है, सॉरी एक्स की वैल्यू रखनी है। एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू, एक्स क्या होता है? कल लिखा था। एक्स इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट क्या है यहाँ पे? पॉइंट। तो पॉइंट एलिमेंट के सेंटर में से खुद ही होता है, तो इसके कोऑर्डिनेट, इस एलिमेंट के ही कोऑर्डिनेट चाहिए। तो कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले ओरिजिन मानना पड़ेगा, तो ये ओरिजिन ले लिया मैंने। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? तो ये लेंथ क्या है? आर ही तो है, रेडियस है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये आर साइन थीटा। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे एलिमेंट के आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आर कॉस थीटा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। डीएम में डीएम की वैल्यू, डीएम हमने सॉल्व किया ना, क्या है डीएम? एम अपॉन पाई डी थीटा। अब यहाँ पे आप देखो, अच्छा लिमिट, लिमिट किस में लगेगी? थीटा में। तो थीटा की ऐसी दो वैल्यू बताओ कि पूरी रिंग कवर हो जाए। जीरो से पाई, जीरो से पाई, ठीक है। अब आप इंटीग्रेट करेंगे एम अपॉन पाई से एम अपॉन पाई का, तो ये बना आर इंटीग्रेशन कॉस थीटा डिवाइड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा, जीरो से पाई, जीरो से पाई। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, लिमिट डालेंगे साइन पाई
साइन पाई कितना होता है? 0। और साइन 0 भी 0, नीचे आ गया पाई, तो क्या आ गया ये? 0। और अब गौर से सोचो, तो आना भी चाहिए था, अभी अभी हमने देखा सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? सेंटर ऑफ मास यहाँ आना चाहिए ना कहीं, अभी अभी देखा था ना, बाई सेक्टर पे, है ना? तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे? वाई एक्सिस पे 0, तो आना भी चाहिए था एक्स सी एम 0, आ भी गया। बाय सी एम, वाई सी एम बराबर इंटीग्रेशन डीएम बाय इंटीग्रेशन डीएम, इंटीग्रेशन एम अपॉन पाई डी थीटा आर साइन थीटा, एम अपॉन पाई डी थीटा, 0 से पाई, 0 से पाई, वही एम अपॉन पाई कट गया, यहाँ बन जाएगा आर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा अपॉन इंटीग्रेशन डी थीटा, 0 से पाई, 0 से पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा, तो माइनस बाहर निकाल लिया, कॉस थीटा में लिमिट डाली पाई की, कॉस पाई -1 और कॉस 0 1 डिवाइडेड बाय पाई, तो कितना हो गया? माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आ गया 2r/पाई। तो अगर कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहूं मैं सेंटर ऑफ मास के, तो सेंटर मास के कोऑर्डिनेट आ गए 0, 2r/पाई, क्योंकि सेंटर ऑफ मास यहाँ। अच्छा, एक और डायग्राम। तो ये रिंग है, इसके सेंटर को ओरिजिन लिया, ये x, ये y, तो सेंटर ऑफ मास आया है, बाइसेक्टर पे आता है सेंटर ऑफ मास हमेशा मिड, जहाँ पे आप उसको दो हिस्सों में काट रहे हो रिंग को, वहां पे आता है ये। और ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी है? 2r/पाई, यहाँ पे r का मतलब है रेडियस ऑफ द रिंग, ये है इसका सेंटर ऑफ मास। लिख लो इसको। कुछ इसमें पूछना है? कुछ इसमें पूछना है कि ये क्या वो क्या, मतलब सारी स्टेप्स हैं एक के बाद एक के बाद एक, वही डीएम निकाला, डीएम निकालने के बाद एक्सयूएम निकाला, एक्सयूएम का फॉर्मूला लगाया, एक्सयूएम के फॉर्मूले के बाद करते गए करते गए करते गए, लिमिट डाली, और होता गया, है ना? ठीक है क्या? बोलो, कोई डाउट? नहीं? अब फोर्थ, फोर्थ डेरिवेशन, फोर्थ फॉर्मूला हम सीखने वाले हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क। सर्कुलर आर्क, सर्कुलर आर्क बेसिकली एक यूनिफॉर्म रॉड, एक वेरिएबल रॉड, फिर तीसरा हो गया अपना हाफ रिंग। अब ये हाफ रिंग का ही भाई है, मतलब सर्कुलर आर्क का मतलब क्या हो गया? जैसे रिंग, हाफ रिंग का मतलब तो ये वाला एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री। और सर्कुलर आर्क का मतलब कितना भी एंगल हो सकता, जनरलाइज फॉर्मूला मतलब, इसी का ही जनरलाइज फॉर्मूला हम देख रहे हैं। तो जैसे कि, जैसे ये तो रिंग हो गई, ये रिंग का सेंटर हो गया, हम रिंग में से बस इतना पार्ट काट लेंगे, कितना एंगल का? थीटा एंगल का, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल उतने से पार्ट का सेंटर ऑफ मास हम निकालेंगे, उसे कहेंगे सर्कुलर आर्क। तो इतने पार्ट का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आना चाहिए, ये वाली बात। मान लो रेडियस आर है और मास एम है, इसके लिए क्या डिफाइन होगा? लैम्डा सिग्मा रो, लैम्डा डिफाइन हो। बताना लैम्डा क्या लिखेंगे इसके लिए? एम बाय लेंथ लिखेंगे, लेंथ कितनी रहेगी, है ना? वैसे कोई काम का नहीं है, मतलब ये तो लिखना आना चाहिए, पता है ना, मास अपॉन लेंथ। हाँ, पर रही सेंटर ऑफ मास की बात, तो सोच के देखो यहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास कैसे आना चाहिए? एकदम मिड पे आना चाहिए ना, बाई सेक्टर पे आना चाहिए, बाई सेक्टर पे ही आएगा सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इधर इधर यूनिफॉर्म है, तो बीच में। तो पहले मैंने बाई सेक्टर खींच दिया, बाई सेक्टर का मतलब अगर टोटल एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? θ/2, और इधर वाला भी θ/2। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ का ही मान लेते हैं। तो सेंटर से जो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस होगी, सेंटर से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस, जैसे वहां पे आई थी ना 2r/पाई, वही चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कितनी आई। तो सेंटर से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस अगर मान लो स्मॉल आर, तो स्मॉल आर बराबर होगा आर साइन θ/2 अपॉन θ/2। जैसे
इसको बना के देखो इसको, मतलब यहाँ पे थीटा कितना हो जाए कि हाफ रिंग बन जाएगी, पाई। भाई मतलब यहाँ पे थीटा की जगह क्या रख दूं, पाई। तो रखो पाई, पाई बाई टू 1 हो गया, और यहाँ पाई बाई टू 2 पर गया 2r/, ये जनरलाइज मतलब हो गया थीटा की। और डेरिवेशन वही सेम होगा, डेरिवेशन जैसे वहां पे थीटा पे जाके थीटा का एलिमेंट लिया था, वैसे एलिमेंट लेके और इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो करके देखना है हमारा। एक क्वेश्चन करते हैं इसका। तो कितने क्वेश्चन हो गए अब तक अपना? एक तो वो किया था अपन ने, सिंपल कोऑर्डिनेट वाला, फिर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल वाला किया था, है ना, पार्टिकल सिस्टम वाला किया था, फिर रॉड कौन सा, वो तो इसमें ही है ना, इसमें डलवा दिया था, तो सेकंड नंबर क्वेश्चन में डाल दिया था क्या? नहीं नहीं, इंटीग्रेशन वाले रखो ना एक साथ, क्वेश्चन नंबर 4 ही डाल। क्वेश्चन है ये, है ना, कोई इंटीग्रेशन नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं आपसे। वेरिएबल रॉड वाले को क्वेश्चन नहीं, इंटीग्रेशन जो सेंटर ऑफ मास निकाल रहे हैं उसी में रख लो, तो उनका नंबर चलते रह रहा है, ये 4 उसी के हिसाब से है। बाकी कोई भी नंबर, उसे क्या फर्क पड़ रहा है। आप तो ये वाला क्वेश्चन करो। तो मान लीजिए कि एक ये सेंटर है, ये रेडियस है आर, ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क, यूनिफॉर्म सर्कुलर आर्क, ठीक है क्या? फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले अपने इंट्यूशन से ऐसा सोचो कि सेंटर ऑफ मास कहाँ आना चाहिए इस सर्कुलर आर्क का, और फिर देखो कि कोऑर्डिनेट कैसे निकालें उस पॉइंट के, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट कैसे हम ढूंढे। चलो इधर देखो आप लोग। तो सबसे पहले आप ये बताओ कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होना चाहिए। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ एंगल बाइसेक्टर है ना, 45 डिग्री। अगर टोटल कितना एंगल है, 90, 90 का आधा कितना हो गया, 45 डिग्री। यहाँ कहीं होना चाहिए सेंटर ऑफ मास, यहाँ। और सेंटर से इस सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, आर। और ये आर क्या होता है, आर साइन, ये आर कैपिटल आर है ना, रेडियस, तो कैपिटल आर रेडियस आर ही है। साइन, टोटल एंगल कितना है, 90, 90 कितना, पाई बाई टू होता है। तो पाई बाई टू कितना हो गया, पाई बाय 4 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4, ये हो गया। तो ये तो आर आया, तो यहाँ से आर कितना आया, अगर देखें तो ये 1/√2 हो गया, ऊपर गया, √2 से कटा, तो कितना आ गया, 2√2r बाय पाई। पर ये कोऑर्डिनेट है क्या, तो कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ये होंगे भाई, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो ये अपना एक्स कोऑर्डिनेट, और ये वाई। तो ये क्या हो जाएगा, आर कॉस 45, और ये आर साइन 45, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट हो गया क्या? वेरी गुड वेरी गुड। आर कॉस 45 कॉमा आर साइन 45। बताओ आर कॉस 45 कितना हो गया, 1/√2 से मल्टीप्लाई करो तो 2r/पाई कॉमा 2r/, ये आंसर हो गया, ऐसे आ, ठीक है। इसके बाद हम लिखेंगे 5। ये जितने भी मैं डेरिवेशन वाले हिस्से करा रहा हूँ ना, या फॉर्मूले भी लिखवा रहा हूँ, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये जो नंबरिंग चल रही है इधर, क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन तो सॉल्व किया, ये चल रहा है। अब लिखेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म हाफ डिस्क, हाफ डिस्क, आधी डिस्क का आप सेंटर मास हम निकालें, ठीक है। तो इसको देखते हैं जरा, इसमें किसी को डाउट है कुछ, क्या ये फॉर्मूला लगाने में किसी को डाउट है क्या? यही ज्यादा काम आएगा, इंटीग्रेशन कम काम आएगा, ज्यादा काम क्या आएगा, ये फॉर्मूला, ठीक है ना। इंटीग्रेशन तो काम ही नहीं आएगा, वो तो हम बस सीख रहे हैं, काम नहीं आएगा। अब ये मैंने क्या बना दी, डिस्क। डिस्क में क्या होती है, डिजाइन होती है ना, मतलब अंदर से भरी हुई। और ये मान लो इसका सेंटर है, और ये क्या हो गई,
मास एम। इसके लिए क्या डिफाइन होगा, लैम्डा सिग्मा या रो? सिग्मा डिफाइन होगा, वेरी गुड। सिग्मा क्या होगा इसका, एम अपॉन एरिया। एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो सिग्मा बराबर 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये तो सिग्मा हो जाएगा। ठीक है। एलिमेंट कैसे लेंगे, है ना, इसमें एलिमेंट अब ध्यान रखो, अलग है। इसका एलिमेंट देखना, तो इसमें एलिमेंट ऐसे लेते हैं। इसमें हम ऐसे एक्स पे जाते हैं, सेंटर से ऐसा एक्स पे गए, और एक्स पे जाके, एक्स पे जाके डीएक्स थिकनेस, कितनी थिकनेस, डीएक्स थिकनेस की एक रिंग बन गई, बहुत पतली सी बारीक सी रिंग। तो यहाँ पे एलिमेंट क्या है, रिंग एलिमेंट। क्या है एलिमेंट, रिंग एलिमेंट। तो ये ध्यान रखिए, रॉड में एलिमेंट क्या था, पॉइंट। रिंग में एलिमेंट क्या था, पॉइंट एलिमेंट। डिस्क में क्या एलिमेंट होता है, रिंग एलिमेंट। ठीक है। इसका डीएम क्या लिखेंगे, अब डीएम डी बहुत जोरदार, इसमें एकदम एक बार सुन लो, है ना, डीएम। तो डीएम क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डीए। बोले सर सिग्मा तो आ गया, डीए क्या लिखें। तो डीए किसका, एलिमेंट का। ये जो ब्लू कलर की शेड दिख रही है ना, इसका एरिया लिखना है। किसका एरिया लिखना है, ये ब्लू कलर की शेड का। तो कितने बच्चे हैं जो ये दिमाग लगा के एरिया बता सकते, डीए बराबर क्या लिखेंगे, कैसे निकालें एरिया, मतलब फाइनल आंसर भी नहीं, तो ये तो बताओ कि कैसे निकाल सकते हैं ये एरिया, शेडेड पार्ट का एरिया कैसे, क्या। वो तो गलत है, खैर आया कैसे उस पर बात कर रहे हैं, अभी तो आंसर तो गलत ही बताया खैर आपने। ये शेडेड पार्ट का एरिया कैसे निकालें, कभी नहीं निकाला ऐसा शेडेड पार्ट का एरिया, कभी नहीं निकाला क्या। जैसे बोले सर एक बार बड़ी रिंग का बड़ी रिंग के अंदर अंदर का निकाल लो, फिर छोटी रिंग के अंदर का निकाल दो, दोनों को माइनस कर दो तो बीच का आ जाएगा, ऐसा कभी नहीं किया क्या। तो ये बाहर वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस डी एक्स, अंदर वाले की कितनी हो जाएगी, एक्स। तो बाहर वाले का एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई 2। पाई आर स्क्वायर होता है ना, आधा, पाई आर स्क्वायर बाई 2, तो एक्स प्लस डी एक्स का स्क्वायर बाई 2, पाई आर स्क्वायर बाई 2। और माइनस क्या कर देंगे, ये क्या किया, तुम्हें समझ में आ रहा है कुछ, ये क्या किया। ये बड़े वाले का एरिया निकाला, छोटे वाले का एरिया निकाला, दोनों को माइनस कर दिया, तो शेडेड पार्ट का एरिया। ऐसा कभी नहीं किया कि 10वीं में क्या, पाई बाई 2 कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर 2x dx, dx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये ओपन कर दिया और ये कर दिया, यहां से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब देखो जरा, dx का स्क्वायर, dx क्या है, dx अपने आप में एक बहुत 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 छोटा नंबर है, 0.00000 और इनफाइनाइट 0 into 1, है ना, इंटू वन नहीं मतलब 1, 0.000000001, बहुत छोटा नंबर, बहुत छोटी लेंथ है, और उसका भी स्क्वायर, तो और छोटा हो गया, मतलब 10⁻⁶ 7 ऐसे, मतलब 10 माइनस पता नहीं कितने, और उसका भी फिर डबल कर दिया, स्क्वायर का मतलब डबल। तो ये तो बहुत छोटा हो गया, तो लगभग जीरो ही नेग्लिजिबल कर दिया, तो ये जीरो हो गया। और ये 2 से ये 2 कट गया, तो कितना आया, पाई एक्स डी एक्स आया। तो एक तरीका तो ये हो गया निकालने का मेथड, जो कि सही तरीका है, जो कि हमेशा बड़े ऑब्जेक्ट के लिए भी लग जाएगा। अगर ये लेंथ डी एक्स नहीं होती तब भी हम ये तो लिख ही सकते थे, एरिया ऐसे ही निकालते हैं, आप कह भी रहे हैं कि आपने बचपन में सीखा। उसके अलावा मेथड 2, ये केवल तभी लगा पा रहे हैं जब इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, डीएक्स है, तभी लगा पा रहे हैं। दूसरा तरीका, इसमें क्या कर रहे हैं ना अपन, ये शेडेड पार्ट को ऐसा काट के अलग कर रहे हैं, करा और उसको सीधा कर दिया। तो ये तरीका केवल तभी लग पा रहा है जब इसकी थिकनेस कितनी है, डीएक्स, जो कि ना के बराबर है। तो इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, डीएक्स, और इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, पाई एक्स, क्योंकि वो आधी रिंग है ना, आधा सरकमफ्रेंस। और क्या बन गई, रेक्टेंगुलर स्ट्रिप जैसी बन गई। तो इसका एरिया कितना बन जाएगा, पाई एक्स डी एक्स, हाँ ऐसे भी।
तो एरिया निकालने के दो तरीके हैं, ये हमेशा सही है, फिर चाहे डीएक्स छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, ये केवल तब सही है जब डीएक्स छोटा हो। खैर, डीए आ गया अगर, ये पहले ये लिखना है आपको। फिर डीएम बताओ कितना आ जाएगा, सिग्मा इंटू डीए। अरे हाँ ना, सिग्मा कितना है, 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर, और डीए यहाँ से कितना आ गया, पाई एक्स डीए। तो पाई से पाई काट भी दिया, तो डीएम हमारा आ गया 2m/r² एक्स डीए। ये अपना डीएम बन गया डीएम। डीएम आने के बाद अगला पड़ाव क्या है, एक्स सी ओ एम बाय। इसमें भी इस बार चक्कर है, देख लेना ध्यान से, इसमें भी इस बार लफड़े हैं। क्या लफड़े हैं, देख लेना। जब एक्स सी ओ एम रखते हो तो क्या रखते हो, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम इंटू एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अरे यही रखते हो क्या, इंटीग्रेशन डीएम एक्स अपॉन डीएम, यही रखते हो कि कुछ और रखते हो, यही रखते हो पक्का। थोड़ा नीचे लिख देता हूँ ना, बहुत जगह इतना ऊपर क्या लिखा है, एक्स सी ओ एम बराबर इंटीग्रेशन डीएम एक्स अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अब ध्यान से सुनो, डीएम की जगह तो क्या रख दूंगा, इंटीग्रेशन 2m/r² एक्स डी एक्स। ये तो मैंने किसकी जगह रख दिया, डीएम की जगह। अब एक्स क्या होता है, एक्स इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट। तो बताओ एक्स क्या रखूं, बताओ बताओ एक्स क्या रखूं यहाँ पे। ये वाले एक्स की बात कर रहा हूं मैं, जो फॉर्मूले में एक्स है इसको क्या रखूं, क्या लिखूं इसको, एक्स ही लिख दूं क्या, तो क्या लिखूं, x is the x coordinate of the center of mass of the element। तो एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास देखो पहले कहाँ आएगा, एलिमेंट क्या है, रिंग है, और रिंग का सेंटर ऑफ मास अभी इससे पहले वाले एग्जांपल में पढ़ा था, क्या आता है, रिंग का एलिमेंट। तो बोले सर आप कोऑर्डिनेट लिखने से पहले ओरिजिन तो मानो, तो ठीक है, ओरिजिन मैंने ये सेंटर मान लिया, ये अपना एक्स एक्सिस और ये वाई। तो अगर रिंग ऐसे रखिए तो सेंटर मास कहाँ आएगा, यहाँ कहीं आएगा क्या, ये सेंटर मास किसका है, डिस्क का, एलिमेंट का। और इसके कोऑर्डिनेट देंगे 0, याद करो कितना है, 2r/पाई। आर का मतलब क्या था, रेडियस ऑफ द रिंग, रिंग की रेडियस तो एक्स है, तो ये हो जाएगा 2x/पाई। ये सेंटर ऑफ मास के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे अभी हमें एक्स रखना है, तो एक्स क्या है, तो ये 0 हो गया, नीचे आप जो भी लिखो 0 आ। तो एक्स सी ओ एम इसका भी क्या आ गया, 0। ये एक्स सी ओ एम किसका है, डिस्क का कि रिंग का, डिस्क का। ये एक्स सी ओ एम किसका है, डिस्क का, है ना। रिंग का तो यहाँ रखा ना, क्योंकि रिंग एलिमेंट। और इंट्यूशन से सोचो, सही बात है सर, बीच में यहीं कहीं आना चाहिए सेंटर मास ऑफ द डिस्क। सिमेट्री दिख रहा है, इधर इधर तो बराबर है, तो बीच में कहीं, ठीक है। अब वाई एस यू एम निकालते हैं, वाई एस यू एम कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम वाई अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। सही है, डीएम क्या रखूंगा, वो तो भी निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ 2m/r² एक्स डी एक्स रख दिया। अब बताओ वाई क्या रखूंगा, 2x/पाई, वेरी गुड, 2x/पाई रख दिया, डिवाइड बाय 2m/r² एक्स। मजे की बात आप देख रहे हो, अभी पिछले 3 एग्जाम्पल भी देख लेना। जब यूनिफॉर्म अपन करते ना, यूनिफॉर्म का डेरिवेशन, तो याद करो देखो, हम लेमडा की वैल्यू निकालते तो हैं, पर वो कटी जाती है जब आप इंटीग्रेशन बनाते हो ऊपर नीचे। यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू निकाली तो सही, पर वो टर्म कट ही जाता है। अरे कट जाता है ना, वो कट जाता है हमेशा, पर वो लिखना तो चाहिए अपन को ताकि वो प्रैक्टिस में रहे। उसके अलावा हुआ क्या देखो, 2m/r² तो कट गया, उसके अलावा 2y पाई कांस्टेंट होके बाहर आ गया, 2y पाई, ये क्या बन गया। अच्छा लिमिट, लिमिट रह गई, लिमिट, लिमिट क्या लगाऊं, तो बोले क्या लगाऊं, उससे पहले ये सोचो किस में लगाऊं, किस में, इंटीग्रेशन एक्स में। अब एक्स की दो वैल्यूज सोचो जिससे पूरा डिस्क कवर हो जाए, 0 से r, 0 से r, बस। 0 से r में क्या होगा, देखो एक्स क्या है, बेसिकली एक्स इस रिंग की रेडियस है, कौन से रिंग की, एलिमेंट रिंग की। अब आप 0 रेडियस की एक रिंग लो,
फिर उससे बड़ी लो, फिर उससे बड़ी लो, फिर उससे बड़ी रेडियस की लो, ऐसे करते करते आर रेडियस की एक रिंग ले लो, सभी रिंगों को चिपका दो, तो डिस्क बन जाएगी। ऐसी पतली 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 बड़ी रिंग लेते जाओ, चिपका दो, तो डिस्क बन जाएगी, है ना। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, जीरो से आर। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं ना, 2m/r² से 2m गया, और 2/पाई बाहर आ गया, x² dx x³ बाई 3, लिमिट डाली तो r³ बाई 3 डिवाइडेड बाय x² बाय 2 r² बाय 2। तो यहां से जो बाय COM आया आपका, देखो 2 जाके मल्टीप्लाई हो गया, आर से आर कट गया, 4r/3 पाई, ये आया, ये आ गया आपका। तो आप एक डायग्राम, फाइनल डायग्राम बना के उसमें मेंशन कर लो इनको, कैसे कि मान लो अगर ये डिस्क है और ये सेंटर है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, तो सेंट्रोमास कहाँ है, सेंट्रोमास यहाँ है। और कितने लेंथ पर है, कितनी लेंथ है ये है 4r/3 पाई, किसके लिए, हाफ डिस्क के लिए, हाफ डिस्क, ऐसे ये सेंट्रोमास 4r/3 पाई, ऐसे होगा इसका डेरिवेशन। इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो। तो अगर आप ये डेरिवेशन समझना चाहते हो, तो आपने क्लास में सुन लिया, मुझे पता है इससे कुछ नहीं होगा। आपको पहले कम से कम 5 से 6 बार तो फिर से रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी, और कम से कम 10 बार खुद के हाथ से पूरा करना पड़ेगा, तब जाके आपको कहीं ये समझ में आएगा कि हाँ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ऐसा ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब चीजें कब तब क्लियर होंगी। केवल ऐसे सुन लिया आपने एक बार और आपको आ जाएगा, ये तो मुझे भी पता है कि नहीं आएगा, और ये आपको भी पता होना चाहिए कि ऐसे नहीं आएगा। आपको उम्मीद करना भी व्यर्थ है, ऐसे बेकार है, ऐसे उम्मीद करने का कोई मतलब नहीं। कब आएगा, कम से कम 2 से 3 बार तो फिर से आपको सुनना पड़ेगा, कम से कम 3 बार, कम से कम है 5 बार सुन लेना मेरी मान, है ना। और कम से कम 7 से 8 बार आपको अपने हाथ से इसको पूरा ड्राइव करना पड़ेगा। 7 से 8 तो मिनिमम है, मेरी मानो 10 बार कर लो, ठीक है। तब ये आपको चमक जाएगा कि हाँ अब ठीक है, अब समझ में आया कि क्या क्या है ये, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ठीक है, तो ये पांचवा था, 4 और हैं बस, 5 और हैं बस, 5 और हैं बस। लेकिन हम डेरिवेशन अब नहीं करेंगे, हमने इतने डेरिवेशन करे, इनको पचाओ अच्छे से, इनकी प्रैक्टिस करो, 3 4 बार वीडियो देख के 7 8 बार लिखो इनको, ठीक है। 6, 6 में लिखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेक्टर ऑफ सर्कल, सर्कुलर प्लेट, सेक्टर ऑफ सर्कुलर प्लेट, मतलब कुल मिला के डिस्क का जनरल फॉर्मूला। हाफ डिस्क में तो ये एंगल कितना हो गया था, पाई, एक रैंडम एंगल, मतलब एक पिज्जा की स्लाइस बन जाएगी। अरे समझ रहे हो क्या, एक पिज्जा स्लाइस, और उसका सेंटर ऑफ मास, पिज्जा स्लाइस का सेंटर ऑफ मास क्या बन जाएगा, सेक्टर ऑफ सर्कुलर। अरे सही तो है। तो कितना लिख लिया, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म सेक्टर ऑफ सर्कुलर प्लेट, मतलब पिज्जा स्लाइस की बात कर रहे हैं अपन। जैसे मान लो मैंने एक ऐसे एक सेक्टर काटा, ये, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है, ऐसे करके एक सेक्टर काटा, इस सेक्टर का एंगल कितना है, थीटा, रेडियस कितनी है आर, मास मान लो एम है, मास की जरूरत नहीं होती है, सेंटर ऑफ मास, अकेले का सेंटर मास निकाल रहे हो क्या ही जरूरत। इसका सेंटर ऑफ मास किधर आएगा सोच के, बोले सर एंगल वाई सेक्टर बीचों बीच में ही किसी लाइन, है ना, तो इसका सेंटर ऑफ मास आएगा यहां, और सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस है, अगर मैं उसको आर ले लूं, तो ये आर
बराबर होगा 2r sin θ/2 अपॉन 3 θ/2 के। एक बार इसमें इसको सेट वो करके देखो कि मैच हो रहा है क्या। यहाँ पे एंगल कितना होता है, पाई। हाफ डिस्क के लिए पाई, तो थीटा की जगह पाई रखो, तो पाई/2 बन हो गया। और यहाँ पाई/2 टू ऊपर गया तो 4r/3 पाई बन, ऐसे। तो ये जनरलाइज फॉर्म हो गया उसका, थीटा के टर्म। लिख लो इसको। ठीक है। इसका डेरिवेशन कैसे कर सकते हो आप, यहां से एक्स पे जाओ, एक्स पे जाके ऐसे डीएक्स थिकनेस की एक सर्कुलर आर्क बन जाएगा। अरे बनेगा ना, ऐसा ही हो। और उसके लिए लिखना है आपको, करना है, और ये फॉर्मूला आपका डराइव हो जाएगा। घर पे करके देखो। ठीक। इस तरीके से इसके बाद हमें चार शेप्स के और सेंटर मास लिखने हैं, पर उसको हम टेबल के फॉर्म में और रिजल्ट बना के लिख लेंगे और उन्हें याद रखेंगे। 7, 7 है हॉलो, हेमी, स्फेयर। स्फेयर तो है, पर हेमी स्फेयर है। हेमी का मतलब आधा स्फेयर है, जिसकी रेडियस आर है। इसका सेंटर मास सोच के बताओ किधर है, कोई दिख रहा है? तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ आएगा, यहाँ बेस से ऊपर, सेंटर से ऊपर, यहाँ आएगा सेंटर ऑफ मास। और ये जो लेंथ आएगी, ये लेंथ आती है कैपिटल R/2। आर क्या, रेडियस। रेडियस/2 अलग से लिख दो, जैसे मैंने यहाँ लिखा आर लिख। यहाँ बड़ा फॉर्मूला था, इसलिए मैंने इसको स्मॉल आर लिख के स्मॉल आर की वैल्यू लिखी। यहाँ वो छोटा सा ही है R/2, तो मैंने डायरेक्ट वही लिख दिया R/2। ठीक है। फिर सॉलिड हेमीस्फेयर, सॉलिड हेमीस्फेयर। सॉलिड में ऐसा ही हूं, अंदर से ऐसी डिजाइन हो जाएगी। वही हेमीस्फेयर है पर सॉलिड है, इसकी रेडियस आर है। इसका भी सेंटर ऑफ मास तो इसी लाइन पे आएगा, ऊपर इसके। और ये सेंटर से कितना ऊपर आएगा, ये आता है 3r/8। ये सब याद रखना है कि इसका सेंटर मास आता है 3r/8 पर। आर क्या है यहाँ पे, रेडियस। 3r/8। हेमी हॉलो हेमीस्फेयर का कहाँ आता है, R/2 पर। उसके बाद 9, हॉलो कोन। हॉलो कोन का बेस कहलाता है ये, बेस का सेंटर कहलाता है ये, और ये कहलाती है इसकी हाइट। इसका सेंटर मास सोच के बताओ किधर आएगा। यूनिफॉर्म है सारे, है ना। यूनिफॉर्म है इसलिए फॉर्मूले लिख सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म का तो फॉर्मूला बना ही नहीं सकते, क्योंकि डेंसिटी कैसे वेरी करेगी वो तो फंक्शन पे डिपेंड करेगा। हर फंक्शन के हिसाब से अलग आंसर आएगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास भी ऊपर यहाँ पे, इसके ऊपर ऐसा, ऐसे यहाँ आ गया सेंटर ऑफ मास। और ये आएगा h/3 पर, बेस से ऊपर h/3। और सॉलिड कोन, इसका भी यहाँ आएगा ऊपर, हाइट h है इसकी। यहाँ मान लेते हैं सेंटर ऑफ मास आएगा, यह आएगा h/4 पर। क्या आएगा, h/4। ये सेंटर ऑफ मास आएगा। h क्या है, इसकी हाइट। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये चार आपको याद रखने हैं। बैठ जाओ, बैठ जाओ।
मतलब बेस के पास में। हाँ हाँ, छोट नहीं, अब जैसे उसमें तो R/2 है, बीच में हो गया वो। फोन में तो छोटे ही है, H/2 से छोटे ही है दोनों। नीचे ज्यादा मास होगा ना, ज्यादा मास के पास होते हैं हमेशा। सॉलिड। ये चार आपको याद रख लिख लिए। तो ही जानने की इच्छा है तो ही देखने का मतलब है, वरना तो जो पढ़ा दिया, जितने करा दिया डेरिवेशन, उनको ही जितनी बार बोला है उतनी बार करोगे। फिर देखना वीडियो वाले, है ना। मतलब इन चारों के डेरिवेशन तब देखना जब पहले के जो करा दिए हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, ठीक है ना। इनके और कट आपने देखा ना, रॉड का छोटा था, रिंग का थोड़ा और बड़ा हुआ था, डिस्क का फिर थोड़ा और बड़ा हुआ था। इनके बहुत बड़े बड़े हैं डेरिवेशन। तो वो पुराने वाले समझ जाओगे तो आसान है। अब आ जाते हैं हम तीसरे टाइप के सिस्टम पे। दो टाइप के सिस्टम हमारे हो गए। पहला डिस्क्रीट मास सिस्टम का सेंटर ऑफ मास, और दूसरा कंटिन्यूअस मास सिस्टम का सेंटर ऑफ। अब तीसरा है कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट मास सिस्टम, या ब्रैकेट में लिख दो कनेक्टेड बॉडीज। लिखो कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ कंपोजिट मास सिस्टम। और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वाला हिस्सा है कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का, सबसे इंपॉर्टेंट। कंपोजिट मास सिस्टम ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं, कनेक्टेड बॉडीज। तो हमारा क्वेश्चन कौन सा चल रहा था इसमें, क्वेश्चन ये सीधे फिफ्थ, पांचवा सवाल। पांचवा सवाल लिखेंगे। तो सीखना आप, है ना। कंपोजिट मास सिस्टम का मतलब है कनेक्टेड बॉडीज। यहाँ पे दो या दो से ज्यादा बॉडी एक साथ आपको मिलेगी, और उनका कंबाइंड मतलब इकट्ठा सेंटर ऑफ मास आपको बताना है। तो कैसे करना है, कब करना है, और कैसे होगा वगैरह वगैरह। यहाँ पे गैप छूट गया मेरे से, गैप आप हाँ मतलब बनाते वक्त हटा लेना, ऐसे करके। तो ये एक डिस्क है, और ये एक बना लो हाथ के। ये एक स्क्वायर प्लेट है। इसका सेंटर ये ए बोल दो या C1 बोल दो, इसका सेंटर बी है, इसकी रेडियस R है, इसका मास M मान लेते हैं, इसका मास 2m मान लेते हैं। और क्वेश्चन लिख लो, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ए। फाइंड, थोड़ा जल्दी बनाना डायग्राम, है ना, ऐसे कलाकारी नहीं दिखानी है आपको, बना लेना है बस, समझ में आ जाए इसको। और क्वेश्चन लिखना है, फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ए। अब देखो कैसे करना है। तो इसको बना लो, जितना बना लिया, चलो बना ही लो पूरा। कैलकुलेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूरी तरीके से गणित है, पूरी मैथ्स है ये, और कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ मैथ्स लगा। अरे बन गया क्या पीछे, इधर देख लो, अब इधर देख लो। बचा कुछ बात तो बना लेना, इधर देखो। तो सबसे पहली बात आपको ये पहचानना है कि कौन से टाइप का है, क्या डिस्क्रीट है क्या। डिस्क्रीट में तो पॉइंट मासेस होते हैं। फिर कंटिन्यूअस तो काम ही नहीं आएगा कभी, उसके तो डायरेक्ट रिजल्ट काम में आएंगे। या फिर ऐसा बोल देंगे कि नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको फिर एलिमेंट लेके इंटीग्रेट करना है, नहीं तो डायरेक्ट रिजल्ट काम में आएंगे। यूनिफॉर्म के तो रिजल्ट काम में आएंगे ना। रिजल्ट लिखे ना अपन ने, 10 रिजल्ट लिखे। अरे हाँ ना, एक उनमें नॉन यूनिफॉर्म था, वो ठीक है हटा दो, 9 रिजल्ट लिखे, उनके रिजल्ट आपको डायरेक्ट काम में लेने। ठीक है, काम में सबसे ज्यादा यही आएंगे। कंपोजिट, इसमें क्या हो रहा है कि दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट पास में, दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। मान लो यहाँ पे एक और रेक्टेंगुलर प्लेट लगा दी, नीचे कुछ लगा दिया। अब कैसे करना होता है, ध्यान से सुनना। इसका मास क्या है M, इसका मास क्या है 2m। ये जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, क्या इनका पर्सनल पर्सनल सेंटर ऑफ मास हम जानते हो। जैसे डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या होगा, ये पॉइंट इसका, और इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा ये। तो हम कंबाइंड सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए इनके पर्सनल सेंटर ऑफ मास का यूज करेंगे। कैसे, ये जो M मास है ना, हम ये पूरा का पूरा मास ऐसे छोटी सी लड्डू बना के और किस पे रख देंगे, ए पे। मतलब हम ये मान लेंगे कि जो M मास इतना बड़ा डिस्क में है, वो ये पॉइंट मास बन गया। और ये कहाँ पे रखा है, पॉइंट ए पे रखा। अरे कहाँ रखा है ये, ए पे रखा है, इसका मास कितना हो गया M।
और ये जो 2m की प्लेट है ये कहाँ पे रखी है? बी पर। कितना मास है इसका? 2m, और ये रखा है बी पर। और दोनों के बीच में कितनी डिस्टेंस है? तो वो भी निकाल लेते हैं अपन। देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस r है, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी r है। कैसे? ये टोटल 2r, तो आधी r। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो गई? 2r। कहां से कहां तक? ए से बी। अरे आ गई क्या? तो आप अगर देख पा रहे हो ध्यान से और समझ पा रहे हो और कल का पढ़ के आए थे, ये तो डिस्क्रीट मास सिस्टम बन गया, टू मास सिस्टम बन गया। इसका सेंटर मास कहाँ से पूछा मैंने? पॉइंट ए से पूछा। बोले सर इसमें क्या है, तो नींदों में भी निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या डिस्टेंस मान ली? r1। r1 बराबर, या क्या बोला ही नहीं तुमने तो यार, m2d अपॉन m2 मतलब दूसरा मास, ये 2m इंटू 2r अपॉन 2m प्लस m, 3m। तो कितना हो गया? 4। अच्छा, ये मैंने रेडियस कैपिटल आर लिया है ना, तो कैपिटल आर, 4r/3। ये अपना आंसर आ गया। ये अपना कंपोजिट हो गया। ये सबसे ज्यादा आएंगे, यही आएंगे ज्यादा। ठीक है। करना क्या रहता है इनमें? आपको इंडिविजुअल का सेंटर ऑफ मास पता होना चाहिए, सारा मास उस सेंटर ऑफ मास पे रखा, और फिर सॉल्व कर दिया। डिस्क्रीट मास सिस्टम बन जाएगा एट द एंड, उसको सॉल्व कर। लिखो जल्दी से, इतना सही। फिर अगला क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 6। कुछ पूछना है इसमें? स्टेप्स क्लियर हैं? पहले सारा मास इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट कर, तो ये क्या बन गया? डिस्क्रीट मास सिस्टम बन गया। इसका तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पता था, क्योंकि हमने याद करवाया था। और नहीं पता होता और बाई चांस या 3 पार्टिकल हो जाते, तो हम क्या करते? ओरिजिन मानते, कोऑर्डिनेट लिखते, m1 x1 प्लस m2, वो भी करवाऊंगा। उसकी भी जरूरत पड़ेगी, देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है। अगला सवाल लिखें। अगले सवाल में मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ज्यादा चेंज नहीं कर रहा हूँ। तो नया सवाल लिखो, ये मैंने हटा दिया, इनके मासेस हटा दिए। ये ए बी तक ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। क्वेश्चन लिखो कि बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल। बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ सेम मटेरियल। इस बार मैंने मास नहीं दिए दोनों के। मुझे नहीं पता इसका मास कितना है, इसका मास कितना है, मैंने बोला कि दोनों का मटेरियल सेम है। बोथ आर, लिख लिया। बोथ ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम सेम मटेरियल। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ए। फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से जो इन दोनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास होगा, उसकी डिस्टेंस आपको बतानी है। ये अगला सवाल। दोनों का मास सेम नहीं होएगा तो क्या सेम होएगा? डेंसिटी। क्या डेंसिटी डिफाइन होगी दोनों के लिए? सिग्मा। क्योंकि प्लेट है, प्लेट के लिए सिग्मा। तो दोनों की डेंसिटी सिग्मा है। कैसे करेंगे बताओ? चल देख लेते हैं अपन कैसे करेंगे, है ना? देखते हैं अपन। आओ इधर देखो, सब पेन रख दो एक बार, और सब इधर देखेंगे। तो इसकी भी डेंसिटी क्या है? सिग्मा। इसकी भी डेंसिटी क्या है? सिग्मा। मास, मास नहीं पता, मास निकालने पड़ेंगे। अभी के लिए इसका मास m1 बोल देते हैं, इसका मास m2। काम करने का तरीका वही रहेगा। ये जो m1 मास है, इस पूरे मास को कहां पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं? कहां पे? पॉइंट ए पर। तो ये इसका मास हो गया m1, और ये पॉइंट हो गया ए। और इसका मास हो गया m2, और इसका पॉइंट हो गया बी। डिस्टेंस दोनों के बीच में 2r रहेगी, क्योंकि मैंने डायमेंशंस तो चेंज ही नहीं किया। क्या यहां तक ठीक है क्या? अरे हाँ कि ना? वही वापस से टू मास सिस्टम बन गया। तो वही वापस से सेंटर ऑफ मास यहीं कहाँ आना चाहिए? ये r1 होना चाहिए। r1 बराबर m2d, m2d अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पे d बेसिकली क्या है? 2r अपॉन m1 प्लस m2। क्या यहीं छोड़ दें क्या? नहीं,
M1 M2 दिए नहीं है तो M1 M2 निकालने पड़ेंगे। तो पहले मैं डिस्क के लिए निकालता हूँ। कल मैंने सिखाया था डेंसिटी पढ़ाते वक्त, M1 क्या लिखूंगा, सिग्मा इंटू ए, क्या लिखूंगा, एरिया है डिस्क का। अच्छा एक लाइन और बढ़ा लेता हूँ, सिग्मा तो सिग्मा ही है, सिग्मा ही दिया है, हमें कुछ पता ही नहीं। ए क्या लिखूंगा, बस ये तो आ गया M1। और स्क्वायर प्लेट के लिए क्या लिखूंगा बताओ, M2 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा इंटू 2r स्क्वायर, साइड 2r है उसकी, तो 4 सिग्मा r स्क्वायर। M2 हो गया 4 सिग्मा r स्क्वायर, ये M2 हो गया, और M1 कितना हो गया, सिग्मा पाई। अरे हाँ कि ना। अब क्या करूं इसको, M1 M2 का इसमें डाल, R2 में डाल। तो R2 में डाला, यहाँ डाल देता हूँ, R1 सॉरी, R1 बराबर M2 ये रहा, 4 सिग्मा r स्क्वायर इंटू 2r, M1 प्लस M2, तो सिग्मा पाई r स्क्वायर प्लस 4 सिग्मा r स्क्वायर। तो R1 बराबर कितना हो गया, देखो क्या क्या कटा। देखो सबसे बड़ी बात, सिग्मा हमने माना था, उसे काटना था, और देखो कट गया अपने, सिग्मा 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 गया। उसके अलावा R2 गया, ऊपर बचा 4 8r डिवाइडेड बाय पाई प्लस 4, ये आंसर है। तो इसमें क्या चेंज किया, थोड़ा सा बस मास नहीं दिया था, डेंसिटी सेम कर दी थी, तो थोड़ा सा बदल गया क्वेश्चन, थोड़ा सा कठिन हो क्या कह दो। अरे हाँ कि ना, कठिन तो क्या है, वही सेम है, बस M1 M2 निकाल के वैल्यू डालनी पड़ी, तो कैलकुलेशन कठिन मान लो, कॉन्सेप्ट तो सिंपल ही है, कॉन्सेप्ट तो वही है सेम। लिख लो इंटीग्रेशन वाले कि कैसे एलिमेंट लेना है, कैसे आगे प्रोसीड करना है, तो आराम आराम से, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, पर सीख लेना है ना। पर ऐसे जल्दबाजी भी नहीं करनी कि नहीं कल में ही सारे निपटाना है, एक एक करके सीखो, एक दिन में भले ही सीखो, 2 दिन लगा लो एक का सीखने में। अब जैसे रॉड का तो आसानी था, रिंग आराम से 2 दिन लगाओ, 2 बार 3 बार वीडियो देखो, फिर हाथ से करो है, खुद से बिना देखे। डिस्क का मान लो 3 दिन 4 दिन में सीखो आराम से, हर दिन 20 20 मिनट, 25 25 मिनट, ठीक है। फिर उसके आगे के सीखो, वो आराम से 10 दिन में सीखो भले ही से, ऐसे जल्दी नहीं है पर सीख जाओ। सीखना जल्दी ये है, ये, क्योंकि आज क्वेश्चन भी करना है उसके भी है ना। चलिए अगला सवाल, तो मिटा दिया जाए। तो मान लीजिए कि एक एक अपना सॉलिड स्फीयर है, क्या है, सॉलिड स्फीयर, और ये कौन है, ये क्या है अपना कोन, कोन कैसा रख लें, हॉलो, हॉलो ही रहता है कोन, तो आइसक्रीम भरनी है के अंदर, नहीं छोड़ो चलो। और ये सॉलिड हेमी स्फेयर, सॉलिड हेमी स्फेयर, ठीक है। इसमें मास दे देता हूं, इसका मास m है, इसका मास 2m है। ये आपका ओरिजिन है, ओरिजिन O, ये ठीक है, कॉमन बेस का सेंटर, ये दोनों का कॉमन बेस है ना ये, और इसका सेंटर है O। ये रेडियस मान लीजिए R है स्फेयर की, और कोन की हाइट h है। ये दोनों आपको सेंटर ऑफ मास निकालने काम आएंगे, और h बराबर मान लीजिए 2r मैंने दे रखा है, h बराबर 2r, h और r में रिलेशन दे रखा है, h बराबर 2r, ठीक है क्या। वो अपना ओरिजिन, ओरिजिन है, तो उसको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ऐसे मान लीजिए। तो इसमें मैं आपसे कोऑर्डिनेट पूछ रहा हूँ, देखो अंतर है ना, मैंने पिछले 2 सवाल में डिस्टेंस पूछी, तो आप ध्यान रखो कि क्या निकालना है, सवाल के हिसाब से आंसर देना, ये नहीं कि मन चाहे कभी कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, कभी डिस्टेंस निकाल रहे हैं, पूछ पूछ रहा है तो निकाल कुछ, गड़बड़ हो जाएगी। जैसे इसमें मैं पूछ रहा हूँ आपसे कोऑर्डिनेट्स, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ, फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, करो। तो सॉलिड हेमीस्फेयर का सेंटर ऑफ मास अपने रिजल्ट में से देखो, हॉलो कोन का सेंटर ऑफ मास अपने रिजल्ट में देखो, और इनके पर्सनल पर्सनल मास को इनके पर्सनल पर्सनल सेंटर ऑफ मास पे कॉन्सेंट्रेट मान लो, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, 2 पार्टिकल सिस्टम। और कोऑर्डिनेट निकालने ओरिजिन पता है, तो M1 x1 + M2 x2 लगा। देखो करो, देखो उसमें करने में भी मजा है, पता तो है क्या करना है।
और अब करोगे तो और क्लियर होंगी चीजें। तो तुम समझ पा रहे हो क्या करना है? क्या समझ पा रहे हो तो? पहले तो दोनों के सेंटर ऑफ मास आपको ढूंढने हैं, जो कि आपको पता है। इधर देखो, इधर देखो, मैं करता हूँ। बहुत बड़ा है, कुछ चलते जाएगा, फिर पता पड़ा गलत हो गया तो तुमको करना फिर पड़ी। तुमको समझ में आ गया ना क्या करना है? कॉन्सेप्ट पता है ना? कॉन्सेप्ट क्या है? सेंटर ऑफ मास पे इन दोनों के पर्सनल मास को बैठा दो, और अपना m1x1 प्लस m2x2 m1 प्लस y1 m1y1 प्लस m2y2 अपॉन टोटल मास फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा। ठीक है ना? तो करके देखते देखो, है ना? आप बताते जाओ, वैल्यू रखवाते जाओ, वो भी इक्विवेलेंट है आपके करने की। ठीक है? तो मुझे बताओ इसका सेंटर मास किधर आएगा? यहाँ पे कहीं आएगा। देखो अलग कलर से लिख रहा हूं मैं, आप भी सॉल्यूशन में अलग कलर से लिख लेना। कितनी रेडियस, कितने ऊपर आएगा? 3r/8। और इसका सेंटर मास कहाँ आएगा? हॉलो है ना, तो h/3 है ना बेस से। h/3, और h में आप 2r/3 रख सकते हो। रख दो क्या? हाथ क्या? रख दो। 2r/3 पर ये क्या आ गया आपका? सेंटर। अरे आ गया क्या? अब सबसे पहले तो आप ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींच लो, और ये अपना ओ हो गया। अरे हो गया क्या? अब मुझे बताओ, ये जो मास m है, वो सारा सारा यहां मान लूं क्या? इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? 0,3r/8। बहुत बड़ी। और जो कोन का मास है 2m, यहां मान लूं क्या? इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे? ये ठीक है क्या? यहां तक किसी को डाउट है क्या? थोड़ा भी? चुनना सा भी? अब आपको सेंटर ऑफ मास का एक्स सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आप क्या लिखोगे? m1x1, तो m/0, 2m/0 अपॉन 3m, तो कितना आ गया? 0 आना ही था। क्यों आना था? हम जानते हैं कि टू पार्टिकल सिस्टम में सेंटर ऑफ मास उनको मिलाने वाली लाइन पे आता है। मिलाने वाली लाइन क्या है? वाई, वाई एक्सिस, तो 0 आएगा। सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट 0 आएगा। अब वाई सी एम निकाल लेते हैं। m/3r/8, m/3r/8 प्लस m/-2r/3, 2m, हाँ। और कोऑर्डिनेट माइनस में रखना पड़ेगा, कल आपको सिखाया था कोऑर्डिनेट है फॉर्मूले में माइनस में रखो, डिवाइड बाय 3m। तो जो है, अब सॉल्व कर देंगे, m से m कट जाएंगे सारे। अरे कट जाएंगे। यहाँ बच रहा है बेसिकली 3/8, यहाँ बच रहा है -4/3। एलसीएम आएगा 24। अरे आएगा क्या? यहाँ 9r आ जाएगा, यहाँ -32r आ जाएगा। 9 - 32, -23 आया ना, हाँ। तो ऊपर बन जाएगा -23r। या एलसीएम कितना लिया था अपने? 24। 24 3 सा, ये अपना वाई सी एम आ गया। तो अपना कोऑर्डिनेट आ गया सेंटर ऑफ मास का कितना? 0,-23r/72। तो बेसिकली कहाँ आ गया? अगर इसमें आप वो करो, क्या बोलते, मार्किंग, यहाँ कहीं आ गया सेंटर ऑफ मास। मतलब यहाँ कहीं आ गया, कोन के अंदर आ गया। बस इसमें सिंपल लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। अ सॉलिड हेमिस्फेयर एंड अ सॉलिड कोन ऑफ सेम material have a common space, नहीं common base, sorry, have a common base। ठीक है, फुल स्टॉप। द सेंटर ऑफ मास COM, द COM of the common structure, the COM of the common structure coincides, coincides with center of the common base, coincides with the center of the common base। ठीक है? ठीक है क्या? देन फाइंड
रिलेशन बिटवीन एच एंड आर, देन फाइंड रिलेशन बिटवीन एच एंड आर। ठीक है, तो डायग्राम वैसे दिया नहीं है, मगर आपको समझ में आ रहा है डायग्राम यही है। अरे पढ़ो ना, सवाल यही है बस यहाँ पे। हाँ, हॉलो की जगह सॉलिड कोन है। क्वेश्चन समझो क्या कह रहा है, देखो समझना है ना। अरे इधर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। मैंने यहाँ पे क्या किया था, एच और आर में रिलेशन दिया और आपसे पूछा सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। इस सवाल में क्या हुआ है ना, उसने बोला है कि इसका सेंटर ऑफ मास ओ पर है, कॉमन बेस पर है, कॉमन बेस के सेंटर पर है। तो बताओ रिलेशन क्या होगा। अरे बात समझ में आई क्या। तो इसने रिलेशन पूछा है ये बोल के कि सेंटर ऑफ मास ओ पर होना चाहिए, ऐसा। तो आप करो फिर, कैसा होगा। और मजे की बात, मास भी नहीं दिए भैया। मास एम और 2m है क्या, नहीं, उन्होंने बोला है कि दोनों का मटेरियल सेम है। हाँ, दोनों का मटेरियल सेम है। तो देखो मैंने कुछ कुछ हिंट के लिए आपके को छोड़ दिया है चीजें, बाकी हटा दी है। तो कुछ कुछ हिंट छोड़ दी है, कुछ कुछ हटा दी है, जरा सोचो कैसे करेंगे। सेंट्रोमास दे के रिलेशन पूछ लिया है। मैंने रिलेशन दे के सेंट्रोमास पूछा था पहले। कान को ऐसे पकड़ो, ऐसे पकड़ो। तो इधर देखते हैं अपन, है ना, आपने सोचा कुछ। देखते हैं, आप सही डायरेक्शन में जा रहे थे, है ना। आओ आओ आओ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका मास क्या मान लेते हैं, m1, और इसका मास क्या मान लेते हैं, m2, क्योंकि मास हमें पता नहीं है, ऑब्वियसली निकालने पड़ेंगे। इधर देख लो यार, है ना। इसका सेंट्रो मास कहाँ आ जाएगा, 3r/8 पर। और सॉलिड कोन का किस पे आ जाएगा, h/4 पर। ये सेंट्रो मास। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने रहेंगे, 0, - h/4। ठीक है यहाँ तक। अरे बोल तो दो, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या। अच्छा, सेंटर ऑफ मास इस बार ओ पे ही है, तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट हमारे पास है 0, 0। तो एक्स सी ओ एम में क्या लगाऊंगा, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। और मजे की बात, एक्स सी ओ एम की वैल्यू भी क्या है, 0। देखो वो तो सेटिस्फाई हो रही है सारी चीजें, 0 = 0 बन रहा है वो तो। मतलब एक्स सी ओ एम से हमें कुछ नहीं मिलने वाला, वाई सी ओ एम से मिलेगा। वाई सी ओ एम में क्या लिखूंगा बताओ, m1 × 3r/8 प्लस m2 × -h/4 डिवाइडेड बाय m1 + m2। यहां तक ठीक है क्या। अब हर बार तो मैं वाई सी एम निकालता था, और अभी वाई सी एम पता है कितना रखना है, वाई सी एम 0। तो इसको जैसे ही 0 रखूंगा, m1 + m2 0 से मल्टीप्लाई खत्म हो जाएगा। ये बन जाएगा m1 3r/8 -m2 h/4। और इधर उधर करूंगा थोड़ा, m1 3r/2 लिख दूं, 4 से 8 काट के, है ना। और ये बन गया m2h। और अगर r/h मुझे निकालना है, r/s, तो 2m2/m1 बन गया। एक बार चेक कर लो सही हुआ है क्या है। मैंने 4 से 8 काट दिया है, और सही लिख देना। बताओ यार, बोलो ना। ये आंसर आ गया और क्या। बस 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 क्या, 3 रह गया क्या। हाँ 3 रह गया, नीचे भी 3 आएगा। अब ठीक है क्या, 2m2/3m1। बस क्या रख दूं, m1 m2 की वैल्यू रख दूं,
सही। तो बताओ जरा M1 M2 की वैल्यू कैसे निकालनी। डेंसिटी का यूज करके। क्या डिफाइन होगा इसके लिए, रो। सॉलिड है, रो डिफाइन होगा। तो मुझे बताओ M1 क्या लिखूंगा। पहले मैं लिखता हूं स्फेयर के लिए, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। जरा मुझे बताना आधे स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है। अरे यही होता है, क्यूब होता है। ठीक है, क्यूब। ये M1 आ गया। और कोन का क्या लिखूंगा, M2 बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना था कोन का, πr² H/3। ये M1 आ गया, M2 आ गया। अब क्या करें, M1 M2 की वैल्यू जगह पे रखें। अरे रख दो जगह पे यार। तो 2/3, तो 2/3 हो गया। M2 की जगह रख दिया रो, πr²H/3 डिवाइडेड बाय M1 की जगह रख दिया रो 2/3 πr²। इसको सॉल्व कर लेना थोड़ा सा, कि नहीं करोगे। इसको सॉल्व करोगे तो बढ़िया R/H का आंसर निकलेगा कुछ शानदार। अरे नहीं निकलेगा क्या, निकलेगा ना यार। कुछ तो कटेगा। क्या कटेगा, बोले सर ये 2 से ये 2 गया, ये 3 से ये 3 गया, रो से रो गया, पाई से पाई गया, R² से R बचा केवल, है ना। तो ऊपर तो कुछ नहीं, H बचा। ऊपर बचा H, और ये 3 ऊपर गया, और ये R, ये बचा। तो ये R²/H² बन गया, तो R/H√3 बन गया। मैंने कुछ, मैंने ना एक 3 गलत काट दिया। वो दोनों 3 नीचे आएंगे, अरे ना। एक्चुअली ना, ये वाला 3 नहीं कटेगा, ये वाला 3 कटेगा। वो तुम देख लेना, है ना। मुझे दिख गया। वो 3 नीचे ही तो आएगा, मल्टीप्लाई होंगे वो 3, ये वाला 3 कट जाएगा क्योंकि ये ऊपर जाएगा। तो ये 3 ऊपर आने की जगह नीचे आएगा। तो ये 1/√3 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। R और H में रिलेशन, R/H = 1/√3। खत्म। सिंपल सवाल। आगे की कहानी कल सुनेंगे।